आप देखोगे अब दो तरीके के शासन होते हैं, एक होता है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघीय व्यवस्था। एकात्मक शासन कहने का मतलब है जब अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। संघवाद की विशेषताएं क्या है? तो संघीय व्यवस्था का निर्माण हम दो तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। इसका जो निर्माण है वो दो तरीके से हो सकता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं कि भारत में जो सरकार है ना, सरकार के आप देखोगे दो स्तर हैं। कितने स्तर है मेरे भाई? दो स्तर। एक आप देखोगे केंद्र स्तर और दूसरा आप देखोगे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो कई सारे बच्चों का ये कहना था कि सर कोई 15 मिनट की क्लास लेकर के आइए, उस 15 मिनट में हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दीजिए। तो वैसे ही क्लास में लेकर के आया हूं 15 मिनट की। इस पूरे 15 मिनट में आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे, इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाओगे। तो आप कर सकते हो अपना रिवीजन 15 मिनट में। सिर्फ ऐसे ही जुड़े रहो, चुटकियों में सारे रिवीजन करवा दूंगा मैं। तो पहला डाउट है भाई संघवाद। चैप्टर का नाम हमारे क्या है? संघवाद। और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि संघवाद है क्या? तो समझेंगे सबसे पहले कि संघवाद कहते किसे हैं। भाई ये जुड़ा है शासन से, ये जुड़ा है सरकार से। तो ध्यान से समझोगे मेरे भाई कि ये क्या है? ये एक शासन व्यवस्था है। संघवाद क्या है? एक शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की अन्य घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। कहने का आशय यह है कि इसमें मेरे भाई होते हैं सरकार के स्तर। क्या होते हैं? ठीक है, इसमें सरकार के स्तर होते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होते हैं? सरकार के स्तर होते हैं। ऐसे समझ लो कि दो तीन स्तर हो गए। जैसे ऐसे आपने समझ लिया, एक हो गया मेरे भाई केंद्र स्तर, ठीक है, दूसरा हो गया राज्य स्तर की सरकार हो गई, और तीसरा हो गया मेरे भाई आपने देखा ग्राम स्तर की सरकार, या जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप मेरे भाई सामुदायिक सरकार भी कहते हो। इसे क्या कहते हो मेरे भाई? इसे आप सामुदायिक सरकार भी कहते हो, ठीक है, इसे आप सामुदायिक सरकार भी कहते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संघवाद। ध्यान से समझना मेरे भाई, इसी को हम कहते हैं संघवाद। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट और भी है इसमें। आप देखोगे संघवाद से होता क्या है? देश की एकता की रक्षा करता है ये, और साथ ही क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करता है। कहने का मतलब अगर संघवाद है, किसी देश में संघवाद की व्यवस्था है, तो इसका मतलब कि देश जो है बहुत सुदृढ़ होगा। कहने का मतलब एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश को देख रही है, दूसरी राज्य सरकार है वो पूरे राज्य को देख रही है। साथ ही आप देखोगे क्षेत्रीय विविधता को भी समायोजित करेगा। अब भारत एक ऐसा देश है जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर बहुत विविधताएं हैं, और ये क्या करता है? ये सभी को समायोजित कर लेता है, सभी को मैनेज कर लेता है, ठीक है। अगर जैसे आपने देखा कि अगर एक भाषा किसी देश, एक भाषा को बोलने वाले लोग किसी क्षेत्र में ज्यादा हैं, तो उस भाषा के आधार पर उनका अलग प्रदेश बना दिया गया, उनकी अलग सरकार बना दी गई। तो इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब देखेंगे शासन। अब मैंने क्या कहा कि भाई संघवाद है क्या? संघवाद ठहरी एक शासन व्यवस्था। अब प्रश्न आया कि शासन क्या है? शासन को लेकर के आपके दिमाग में प्रश्न है, तो शासन क्या है? किसी देश या संगठन में निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको हम शासन कहते हैं। और भाई शासन हम चलाते किससे हैं? आप देखोगे शासनकर्ता कौन है? सरकार करती है। कौन करता है मेरे भाई? सरकार करती है। सरकार है क्या? सरकार एक संस्था है, उसका निर्माण कौन करता है? जिन लोगों को हम चुनते हैं वो लोग निर्माण करते हैं सरकार का, और वो लोग क्या करते हैं? वो निर्णय लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं। तो निर्णय लेना और लागू करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शासन मेरे भाई। आप देखोगे अब दो तरीके के शासन होते हैं, एक होता है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघीय व्यवस्था। एकात्मक शासन कहने का मतलब है जब शासन का सिर्फ एक स्तर होगा, जब सिर्फ केंद्र स्तर है शासन का, तो उसे कहते हैं एकात्मक शासन। लेकिन अगर शासन के दो स्तर हैं, केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, या सामुदायिक स्तर या स्थानिक स्तर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो आप देखोगे एकात्मक शासन, यूनिटरी सिस्टम क्या है? सरकार का केवल एक स्तर होता है मेरे भाई यहां, और उप इकाइयां अधीनस्थ होती हैं। आप देखोगे कहने का मतलब सरकार का एक स्तर है, सरकार का, ठीक है, सरकार का क्या है मेरे भाई? एक स्तर है, और आप देखोगे बाकी जितना सब कुछ है ना इसके अधीनस्थ है। कहने का मतलब ये जो सरकार का पहला स्तर है ये सुप्रीम स्तर है, ये सुप्रीम लेवल है, मतलब ये टॉप लेवल का है। बाकी जितनी इकाइयां हैं ये इसके अधीनस्थ हैं। दूसरा आप देखोगे केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार को आदेश दे सकता है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, जैसे चीन और श्रीलंका।
कहने का मतलब है एक पावरफुल स्तर है सरकार का, सरकार ही सब कुछ है। और जितनी इकाइयां हैं ना, वो जितनी भी अन्य सरकारें हैं, सामुदायिक सरकार, राज्य सरकार, वो सब उससे नीचे हैं। और केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी आदेश दे सकती है। तो ये होती है एकात्मक व्यवस्था में। दूसरा देखेंगे मेरे भाई, संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था क्या है? सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं और दोनों के दोनों स्तर आपस में स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अपना अधिकार क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो सरकार के एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। केंद्र राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकता है, राज्य सरकार केंद्र के प्रति नहीं बल्कि लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। उदाहरण मेरे भाई भारत, अमेरिका और बेल्जियम, जहां पर संघवाद की व्यवस्था है, जहां पर सरकार के दो स्तर हैं या दो से अधिक स्तर हैं और दोनों के दोनों स्तर आपस में स्वतंत्र हैं, दोनों की जवाबदेही एक दूसरे के प्रति ना होकर के जनता के प्रति है मेरे भाई। क्लियर है? अब अगला प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, संघवाद की विशेषताएं क्या है? आप देखोगे मेरे भाई, पहली विशेषता है सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, जिसकी हमने बात करी। दूसरी विशेषता है स्पष्ट क्षेत्राधिकार। दूसरी विशेषता क्या मेरे भाई? स्पष्ट क्षेत्राधिकार। इनका क्षेत्राधिकार जो है स्पष्ट है। आप देखोगे जहां पर राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है वहां पर राज्य सरकार काम करेगी, कानून बनाएगी। जहां पर केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार है वहां पर केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाएगी। इसके बाद आप देखोगे संविधान की सर्वोच्चता। इन सबके बाद भी वही होगा जो संविधान में लिखा गया है, अर्थात संविधान क्या है? हमारा संविधान सर्वोच्च है। और तीसरा पॉइंट आप देखोगे स्वतंत्र न्यायपालिका। इन सबके साथ ही न्यायपालिका कैसी? न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और आगे आप देखोगे कठोर संविधान। इसके साथ ही मेरे भाई संविधान हमारा कैसा है? हमारा संविधान जो है वो कठोर है। कहने का मतलब है संविधान में जो नियम कानून बताए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है और उनका पालन हर केस में, हर स्थिति में होना चाहिए। तो ये तो रही विशेषताएं। अब विशेषताओं के साथ अगर संघवाद है ना, तो संघीय व्यवस्था का निर्माण हम दो तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। इसका जो निर्माण है वो दो तरीके से हो सकता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला आप देखोगे साथ आकर संघ बनाना और दूसरा एक साथ मिलकर संघ बनाना। अब साथ आकर कैसे संघ बनाते हैं? जैसे दो तीन छोटे छोटे देश हैं, उन देशों ने मिलकर के एक सिस्टम बना लिया, एक पूरा संगठन बना लिया, तो इसे हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। आप देखोगे स्वतंत्र राज्य स्वेच्छा से एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अब ये छोटी छोटी इकाइयां हैं जो अपने देश को चला रहे हैं, अपने देश पर शासन कर रहे हैं। जब ये एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। दूसरा क्या है? ठीक है, एक साथ मिलकर संघ बनाना। जब एक बड़े देश में बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हो, भाषा के आधार पर हो, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, तो वो देश क्या करता है? अपने देश को अलग अलग छोटे राज्यों में बांट देता है, पर वो सारे राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं। अब इसमें दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है, और एक होती है राज्य सरकार जो उस स्पेसिफिक क्षेत्र पर, उस राज्य पर शासन करती है मेरे भाई। तो एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को समायोजित करने के लिए अपनी शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है, जैसे भारत ने लिया, स्पेन ने लिया। यहाँ केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, मतलब ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है, पर राज्य सरकार भी कुछ कम नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे मेरे भाई, अब भारत में संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भारत में जो सरकार है ना, सरकार के आप देखोगे दो स्तर हैं। कितने स्तर है मेरे भाई? दो स्तर। एक आप देखोगे केंद्र स्तर और दूसरा आप देखोगे, ठीक है, राज्य स्तर। दूसरा क्या है मेरे भाई? दूसरा है राज्य स्तर। पर आप इसी के साथ साथ देखेंगे कि 1992 का एक बड़ा कदम 73वें और 74वें में, 73वें में ग्रामीण सरकार को, ग्रामीण स्थानीय सरकार, और 74वें में शहरी ग्रामीण स्थानीय सरकार को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखोगे 73वें 74वें में ग्रामीण और शहरी सरकार को ऐड कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन ने भारत में तीसरे स्तर की सरकार को मजबूत और अनिवार्य बना दिया, और इसने कहा कि यह सरकार होनी ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये सरकार जरूरी है संविधान में सर्वोच्चता लाने के लिए। आगे आप देखोगे, ठीक है, भारत में क्या है? विधायी शक्तियां जो है इनका विभाजन है। भारत में क्या मेरे भाई? विधायी शक्तियों का विभाजन है। और भारत में विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे है इसे हम देखेंगे। तो इसे आप क्या देखोगे? भारत में जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां का मतलब क्या हो गया? आप देखोगे मेरे भाई कानून बनाने की शक्तियां, मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कानून बनाने की, ठीक है, कानून बनाने की जो शक्तियां हैं इनका विभाजन है, और इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। वो
4 भागों में है। अब ये 4 भाग कौन कौन से, एक बार ध्यान से आप देखोगे। पहला क्या है मेरे भाई, पहला आप देखोगे संघ सूची। अब संघ सूची में वह सारे विषय शामिल हैं, संघ सूची में वह सारे विषय शामिल हैं जिस पर जो है राज्य सरकार जो है, जिस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी। आप देखोगे संघ सूची, राष्ट्रीय महत्व वाले विषय जैसे रक्षा का हो गया, विदेशी मामले हो गए, मुद्रा हो गया, संघ सरकार, ठीक है, इन पर कानून बनाती है। तो जो विषय राष्ट्रीय महत्व वाले हैं उन पर कानून बनाती है संघ सरकार। राज्य सूची में वह विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। राज्य स्तर के विषय जैसे पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, इन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। आप देखोगे समवर्ती सूची, अब इसमें ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर कहीं पर ऐसा हुआ ना कि राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, तो क्या होगा? इसमें केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून जो है वो निरस्त हो जाएगा। अगर जो है कंट्राडिक्टरी वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी या राज्य सरकार कानून बनाएगी। ऐसे विषयों पर हमेशा केंद्र सरकार कानून बनाती है, बात को ध्यान से रखने। इन्हें हम लोग अवशिष्ट विषय के नाम से भी जानते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, विनियमन हो गया, ठीक है, आंतरिक रक्षा हो गया, स्पेस हो गया, रिसर्च हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिजिटल मुद्रा हो गया। इन पर हमेशा कानून कौन बनाएगा मेरे भाई? इन पर हमेशा कानून बनाएगी केंद्र सरकार, क्योंकि ये अवशिष्ट विषय हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, अब संघीय व्यवस्था को सफल बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 2 कारक को आप समझो। पहला भाषाई राज्य, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया 1950 के बाद में। आप देखोगे देश को और अधिक एकजुट किया गया और प्रशासन को आसान बनाया गया ताकि जो है सरकार को चलाने में आसानी हो। दूसरा आप देखोगे भाषा नीति बनाई गई। अब इसमें हुआ क्या, विधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचाना पर इसे थोपा नहीं। ऐसा हम मान सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर संविधान ने इसे हमारे ऊपर थोपा नहीं है। संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को, ठीक है, को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया है और कुल भाषाएं कितनी हो गई मेरे भाई? कुल जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे अब केंद्र राज्य संबंध, एक चीज और है जिससे हम लोग सफल बना सकते हैं संघवाद को, केंद्र राज्य संबंध से। अब 1990 से पहले क्या था? केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी का शासन था, राज्य के अधिकारों की अक्सर अनदेखी की जाती थी। केंद्र, ठीक है, केंद्र अक्सर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान का दुरुपयोग करता था। इससे पहले क्या था कि भाई केंद्र सरकार जो है 1990 से पहले बहुत पावरफुल थी, वो जब चाहती तब जो है राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती। पर 1990 के बाद क्या हुआ, इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुए। आप देखोगे इसके 1990 के बाद में जो है गठबंधन को लाया गया कि अब गठबंधन सरकार बन सकती है। तो इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और 2-2 पार्टियां आपस में मिलकर के जो है सरकार बनाने लगी। गठबंधन सरकारों के युग ने शक्ति साझा करने और राज्य सरकारों की स्वायत्तता के प्रति सम्मान की एक नई संस्कृति को जन्म दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी इसे मजबूत किया। तो आप देखोगे 1990 से पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी थी, पर 1990 के बाद में क्या हुआ, ठीक है, गठबंधन की सरकार आ गई और इसमें एक से अधिक पार्टियां जो है शामिल हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिली, सत्ता की साझेदारी को मजबूती मिली, इससे संघवाद को मजबूती मिली। अब कुछ पॉइंट और हैं, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष प्रावधान। अब इसमें आप देखोगे केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के क्या बताया गया। अब ये है क्या, ऐसे क्षेत्र जो राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन विलय नहीं हो सकते। उदाहरण आप देखोगे चंडीगढ़ है मेरे भाई, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, इनका प्रशासन केंद्र द्वारा चलाया जाता है। अब ये इतने छोटे हैं ना कि इनको एक राज्य नहीं बनाया जा सकता। अब एक राज्य नहीं बनाया जा सकता तो इनका प्रशासन तो चलना चाहिए मेरे भाई। प्रशासन कौन चलाएगा? इनका प्रशासन चलाती है केंद्र सरकार, इसीलिए इनको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भाई केंद्र के द्वारा शासन किया जाने वाला क्षेत्र, उसी को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब कुछ विशेष दर्जा कुछ राज्यों को मिला है, जैसे असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। अब इन राज्यों को इतिहास या संस्कृति के कारण विशेष शक्तियां मिली हैं। अब ये शक्तियां कहां मिली हैं? अनुच्छेद 371 में। आप देखोगे ये बहुत जनजातियों वाले राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, तो ऐसे राज्यों को कुछ ना कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शक्ति का विभाजन पर विवादों में अंपायर के रूप में कार्य करती है। अब पता लगा राज्य, ठीक है, राज्य के प्रति और राज्य और राष्ट्र के बीच में, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए तो निपटारा कौन करेगा मेरे भाई?
अगर ऐसी स्थिति आती है तो निपटारा करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए कोई, तो निपटारा कौन करेगा? फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और निपटारा करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को ध्यान से समझना कि दो राज्यों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होने पर मामला कहां सुलझाया जाता है? सुलझाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? ठीक है, केंद्र सरकार से शक्ति लेकर, ठीक है, केंद्र सरकार से शक्ति लेकर, केंद्र सरकार से शक्ति लेकर मेरे भाई, ठीक है, इसे क्या करना? शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को देना। किसे देना? स्थानीय सरकार को देना। ठीक है, स्थानीय सरकार को देना, ये क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब देखोगे आप, ठीक है, संवैधानिक संशोधन 1992 में क्या किया गया? लोकतंत्र में तीसरे स्तर की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। ठीक है, कहने का मतलब है एक तीसरे स्तर की सरकार जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई मेरे भाई? तीसरे स्तर की सरकार जोड़ी गई। ध्यान से समझना। इसके अलावा आप क्या देखोगे मेरे भाई? तीसरे स्तर की सरकार प्लस 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि ये राजनीति में आएंगी। और आप देखोगे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब प्रधान इत्यादि का चुनाव होता है तो सीटें आती हैं। कई बार ऐसे आता है कि ये महिला सीट है, ये पुरुष सीट है, और ये जो है पिछड़ी है या जनजाति है, इस तरीके से आता है। कई बार सामान्य सीट आती है। तो ये तभी आरक्षण दिया गया था ना कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, कि इस सीट से किसी महिला को चुनाव लड़ना है तो महिला को ही चुनाव लड़ना है। बात समझ आई? आगे आप देखोगे ग्रामीण स्थानीय सरकार, पंचायती राज व्यवस्था। अब इसमें जो है, ठीक है, स्थानीय सरकार को डिवाइड कर दिया गया कुछ भागों में। पहला आप देखोगे, पहला जो छोटा भाग है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। अब यह है क्या? एक गांव के लिए निर्णय लेने वाली जो संस्था होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और इसके प्रमुख को सरपंच कहते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, इसके प्रमुख को सरपंच कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या? ग्राम सभा। गांव के सभी मतदाता, पंचायत का पर्यवेक्षण साल में 2 से 3 बार होता है। आप देखोगे, ठीक है, ये क्या है? ये है पूरा ग्राम सभा। जब एक गांव, ठीक है, आपने देखा होगा एक ग्राम पंचायत जो है, जहां पर जो चुनाव होता है, ठीक है, उस चुनाव से पहले होता क्या है? जो प्रधान होते हैं वो सभा लगाते हैं। वो क्या करते हैं? सभा लगाते हैं, और 2 से 3 बार पर्यवेक्षण करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। अब ये क्या है? पंचायत समिति क्या है? आप देखोगे ग्राम पंचायतों का जो समूह है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, और आपने देखा होगा ब्लॉक पंचायत समिति होती है। उसके बाद क्या है? जिला परिषद। ठीक है, अब एक जिले की सभी पंचायत समितियां, ठीक है, जब मिलती हैं तो इससे बनता है जिला परिषद। क्या बनता है मेरे भाई? इससे बनता है जिला परिषद। और आप देखोगे इसका अध्यक्ष जो है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? राजनीतिक प्रमुख होता है। तो आपने देखा होगा ना कि जिला परिषद अध्यक्ष, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा पंचायत समिति का ब्लॉक अध्यक्ष भी आपने सुना होगा, इसका भी अध्यक्ष होता है। अब एक ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनका समूह क्या कहलाता है? पंचायत समिति कहलाता है। जिला परिषद क्या है? पूरे जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनका समूह जिला परिषद कहलाता है। ग्राम सभा क्या है? ठीक है, ग्राम पंचायत में जो प्रधान चुना जाता है वो लोग 2 से 3 बार पर्यवेक्षण करते हैं, सभा लगाते हैं, जिसको ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? एक गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था क्या कहलाती है मेरे भाई? ग्राम पंचायत कहलाती है। ठीक है, अब आप देखोगे इनकी संरचना कैसी है। अब एक क्या है? नगर पालिकाएं हैं, जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। ये कहां? ये कस्बों में स्थापित है। दूसरा आप देखोगे नगर निगम। ठीक है, अब आप देखोगे बड़े शहरों में क्या है? नगर निगम है। और गांव स्तर पर आओगे, ठीक है, तो गांव स्तर पे आपको क्या मिलेगा? गांव स्तर पे आपको पंचायत मिलती है। जैसे हमने थोड़ा पीछे जाऊंगा तो मैं, आप ध्यान से यहां देखोगे, ये ग्रामीण स्तर की स्थानीय सरकार की मैंने बात करी थी, और ये मैं बात कर रहा हूं शहरी स्थानीय सरकार की। अब शहर में 2 प्रकार की स्थानीय सरकारें हैं। पहला है नगर पालिकाएं और दूसरा है नगर निगम। आप देखोगे जहां पर कम लोग हैं वहां पर नगर पालिका है, और जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जो बड़े शहर हैं, वहां पर नगर निगम है। बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, क्लियर है? अब इन दोनों का चुनाव का नियंत्रण लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी एक निर्वाचन निकाय करती है। क्लियर है? तो इतने ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और यहीं से प्रश्न आते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते मेरे भाई। तो ऐसे हम लोग रिवीजन करेंगे, और ऐसे ही मैं एक 1 शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ऐसे ही चुटकी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने जैसे आज कवर किए, ऐसे ही हम कवर करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।